भाई नमस्कार दोस्तों, भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में भाई हम लोग बात करेंगे कि भाई सिंगापुर ने ना वर्क परमिट के लिए कुछ नए नए अपडेट निकाले हैं जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो भाई वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना और जुड़े रहिए। मैं अभी बता देता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। भाई मेरे ऑफिस की छुट्टी हो गई और यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है, उस शॉपिंग मॉल में मैं हूँ और यहाँ पे लोग भाई अभी सब लोग घर जा रहे हैं। ये बस इंटरचेंज है, यहाँ से लोग बस वगैरह ले लेते हैं अपनी, और ज़्यादातर लोग तो भाई कंपनी से निकल के अपने अपने घर जाने लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी घर जा रहा हूँ, हम भी घर जा रहे हैं और घर जाते जाते आपसे बात होती रहेंगी और आपको मैं बताता रहूँगा कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या मतलब क्या खुशी की खबर है, क्या बेकार खबर है। बेकार खबर तो कुछ है ही नहीं, एक थोड़ी सी है, बट आपको खुशी की खबर भी बहुत मिल जाएगी। तो भाई लोग जाते हुए जोपुन मेट्रो से, आज हम लोग मेट्रो से नहीं जाएंगे, आज हम लोग पैदल घर जाएंगे। अब ये जो बिल पास हुआ है ना वर्क परमिट वालों का, अब करते हैं इसकी बात। तो भाई वर्क परमिट के लिए भाई मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल। ठीक है, अभी मैं बात करूँगा कि भाई अभी करंट में क्या सिस्टम है, अभी करंट में क्या नियम है, और 2000 अभी इस साल के किसी एक महीने से, ऑलमोस्ट मई के महीने से क्या नए अपडेट आने वाले हैं। तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा कि भाई कि क्या फ़ायदा होने वाला है। जब आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, आपका एजेंट जब वर्क परमिट अप्लाई करेगा तो मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है अभी के हिसाब से, तो मिनिमम एज भाई वर्क परमिट के हिसाब से अभी 18 साल कम से कम बंदे की उम्र होनी चाहिए वर्क परमिट अप्लाई करते समय। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है ना वो इंडियंस के लिए बता देता हूँ, क्योंकि इंडियंस के लिए अलग है और मलेशिया वाले लोगों के लिए अलग है। तो जो मलेशियन जो लोग हैं ना, मलेशियन लोग 58 साल तक आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन लोग हैं वो 50 साल से अगर उसकी ज़्यादा उम्र है तो वो वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकता, यानी सिंगापुर में वर्क परमिट नहीं ले सकता, नौकरी नहीं ले सकता। वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं NTS की बात कर रहा, मैं केवल वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम एज हो गई 18 साल अप्लाई करते हुए, और मैक्सिमम एज जो आप कर सकते हो 50 साल। मैं तो इंडिया की बात करूँगा, अरे यार ये ट्रेन बहुत आ रही बार बार। तो 50 साल तक आप, यानी 18 साल से लेकर 50 साल तक आपकी उम्र है, तो आप सिंगापुर में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो भाई, नौकरी कर सकते हो, नौकरी ढूंढ सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई इसमें क्या फेरबदल हुआ है। 1 जुलाई 2025 से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एज हो गई, मतलब कम से कम जो आपकी उम्र हो गई वो भाई 61 साल भी अगर है ना, इंडिया की 50 साल थी, अब कर दी 61 साल। चाहे किसी देश का बंदा हो, 61 साल तक का है वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है, करवा सकता है अपने एजेंट से या कंपनी से। तो 61 साल उम्र हो गई है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बंदे 50 साल से ऊपर के हैं भाई, उनको भी अब नौकरी मिलने के चांसेस हैं सिंगापुर में। तो भाई अब बात करते हैं पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, मतलब अभी के हिसाब से, पुराने रूल के हिसाब से कि कोई बंदा है ना वो मतलब 14 साल से 26 साल तक ही वो एम्प्लॉयमेंट कर सकता था। डिपेंड करता है कि उसका किस प्रोफेशन में, किस कंपनी में और क्या काम है, उसके हिसाब से सिंगापुर डिसाइड करता था कि भाई 14 साल से लेकर 26 साल तक मतलब कितने साल ही वो काम कर सकता है सिंगापुर में। ठीक है, उससे ज़्यादा फिर उसका वर्क परमिट रिन्यू नहीं होता। लेकिन अब जुलाई 2025 से भाई ये नियम भी हटा दिया कि बंदा 24 साल या 26 साल बंदा भाई खूब काम कर सकता है, 63 साल तक की उम्र तक बंदा काम कर सकता है वर्क परमिट पे। तो इससे ये होगा कि भाई जो एग्जिस्टिंग बंदे काम कर रहे हैं या फिर जो भी बंदे नए आने वाले हैं ना इंडिया से, भाई उनको कोई टेंशन ही नहीं है, कितने साल भी आराम से रहो और खूब पेल के काम करो। तो भाई बाकी का ये है भाई, ये इंडस्ट्रियल इलाका है, मैं पैदल घर जा रहा हूँ। यहाँ पे भाई बस अड्डे पे कुछ लोग बैठे हैं, अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज बात हो रही है भाई वर्क परमिट की। तो भाई ये जितना भी इलाका है ना भाई, ये सारा इलाका फैक्ट्रियों वाला ही है। यहाँ पे सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं और कई तरीके की कंपनियाँ हैं। यहाँ सामने ये देखो, एक मेरे ये भी एक कंपनी है। तो यहाँ इस इलाके में कंपनियाँ ही कंपनियाँ हैं। मेरे पीछे सूरज निकला हुआ, बहुत दिन से बारिश हो रही थी, अब 2-3 दिन से थोड़ी सूरज निकला और गर्मी पड़ने लगी है, तो अब अच्छा लग रहा है। मतलब बारिश होती है ना यार, फ्लू वगैरह ज़्यादा हो जाता है सिंगापुर में। सिंगापुर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ ह्यूमिडिटी रहती है ना, तो लोगों को फ्लू, जुकाम, खांसी, बहुत ये बीमारियाँ होती हैं। बुखार ज़्यादा नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। फ्लू यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है। आपको नचला रहेगा, नाक बहेगी, हर किसी को नहीं, लेकिन कुछ बंदों को। तो यहाँ पे भाई सारी कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ, देखो कंपनियों ने पूरा खुले में रखा हुआ है सामान। मतलब ये देखो, कोई छोड़ा एक ये बाउंड्री सी लगा रखी है और बाकी का यहाँ सब इस इलाके में सारी फैक्ट्रियाँ हैं। लोग देखो भाई, यहाँ लेडीज़ भी साइकिल वगैरह से ऑफिस जाती हैं।
तो सिंगापुर में बहुत लोग साइकिल से भी ऑफिस जाते हैं, स्पेशली जो चाइनीज़ लोग हैं भाई वो बहुत साइकिल से ट्रैवल करते हैं। चाइनीज़ लेडीज़ें भी भाई, लेडीज़ जो हैं वो भी जॉब पे जाती हैं, साइकिल से चली जाती हैं। इंडियन लोग कम जाते हैं, मैं तो ज़्यादातर कई बार साइकिल से ही जाता हूँ। बाकी कंपनियों के साथ भाई देख सकते हैं यहाँ पे ये भी भाई साइकिल से लोग जा रहे हैं और ये भाई भी साइकिल से जा रहा है। तो ये नज़ारे हैं भाई इंडस्ट्रियल इलाके के, देख लो पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है। तो ये इंडस्ट्रियल इलाके में भाई बस की सुविधा भी उपलब्ध है, बस आती है यहाँ पे और हर आधे किलोमीटर पे रुकती है, मतलब बस स्टॉप है। तो भाई सिंगापुर में एक NTS कंट्रीज़ की लिस्ट होती है, उसमें रहता है कि सिंगापुर अलाउ करता है कि भाई इन देशों के लोग सिंगापुर में वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं, हर देश के नहीं कर सकते। इनकी एक लिस्ट है, उसको बोलते हैं NTS और नॉन NTS कंट्रीज़, ठीक है। NTS का मतलब होता है नॉन ट्रेडिशनल सोर्स, यानी वो देश जो ट्रेडिशनली सिंगापुर के कल्चर से मैच नहीं करते। जैसे उसमें इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया का नाम है उसमें और बांग्लादेश का नाम है उसमें, ठीक है, फिलीपींस का नाम है उसमें। तो इन कंट्रीज़ के अलावा इन्होंने तीन कंट्रीज़ और ऐड कर दी हैं जो जहाँ से ये लोग वर्क परमिट ले सकते हैं, ठीक है। कंपनियाँ यहाँ की वर्क परमिट पे बंदा ले सकती हैं। इन 3 कंट्रीज़ का नाम है भाई कंबोडिया हो गया, भूटान हो गया और लाओस हो गया। इन 3 कंट्रियों से भी अब बंदे वर्क परमिट पे सिंगापुर में आया करेंगे। तो कंट्रियाँ बढ़ा दी, उसका एक नुकसान ये होगा कि भाई अब यहाँ की कंपनियाँ और भी देशों से लोग ले सकेंगी, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा नौकरी पाना। तो एक ये बड़ा फैक्टर है और ये भी इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2025। तो कुल मिला के भाई ये सिस्टम है, ये नए वर्क परमिट के अपडेट आ रहे हैं जो 1 मई से या 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं सिंगापुर में। तो मुझे नहीं पता और लोगों ने वीडियो बनाई होगी, लेकिन मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया कि भाई क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या उनका बेनिफिट है और क्या उनका नुकसान है। एक ही नुकसान है, NTS कंट्री 3 और ऐड कर दी हैं, तो वहाँ से भी अब सिंगापुर की कंपनियाँ वर्क परमिट के लिए बंदों को ले सकती हैं। ये सिस्टम है सारा। बाकी का यार मैं निकला अपने ऑफिस से, आज मैं पैदल जा रहा हूँ। मेरा ट्रेन से जाने का मन नहीं था, मैंने कहा यार थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी, बॉडी के लिए अच्छा रहेगा और आपसे भी बात हो जाएगी, अपने विचार भी हम लोग शेयर कर लेंगे। एक ये कंपनी है भाई, चलते चलते देखो कितना कबाड़ा भरा हुआ है, क्या गाटर वाटर से पड़े इसके अंदर। ये देखो पूरी भाई पेल के कंपनियाँ हैं यहाँ पे दबा के। एक चीज़ और बता दूं यार, ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती है ना जो इंडिया से या NTS कंट्रीज से वर्क परमिट वाले लोगों को हायर करती हैं भाई, तो वो जो बंदे होते हैं ना, कंपनियाँ उनको एकोमोडेशन देती हैं, या तो उनको हॉस्टल वगैरह देंगी या डॉर्मेट्री देंगी, या फिर वो कहेंगी कि भाई हम तुम्हें $500-700 एक्स्ट्रा दे देंगे तुम्हारी सैलरी में, अपना एकोमोडेशन खुद अरेंज करो। तो ये वर्क परमिट वालों के लिए है। तो वर्क परमिट वाले बंदे यहाँ के जो हाउसिंग बोर्ड वाले घर हैं ना, उसमें स्पेशली इंडिया की मैं बात करूँगा, इंडिया वाले बंदे हाउसिंग बोर्ड में रूम रेंट पे नहीं ले सकते, बाय लॉ अलाउ नहीं है। इसीलिए या तो वो लोग डॉर्मेट्री में रहेंगे या फिर वो जो प्राइवेट बिल्डर के जो फ्लैट होते हैं ना, जिनको बोलते हैं कॉन्डोमिनियम बोलते हैं, यहाँ तो इंडिया में फ्लैट बोलते हैं। तो जो प्राइवेट बिल्डर के जो फ्लैट होंगे ना, उनमें आप रेंट पे किराए पे कमरा ले सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड वाले घर में वर्क परमिट वालों को रहना अलाउड नहीं है। एस पास एम्प्लॉयमेंट पास वाले बंदे रह सकते हैं HDB में, और वर्क परमिट वाले नहीं रह सकते। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को भाई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। देखो बस है, कंपनी की बस है और लोग अपना लोगों को छोड़ के आ रही है उनके बस घर के आसपास तक। बाकी का कुछ लोग साइकिल वगैरह से भी जा रहे हैं। तो भाई ये कंपनियों ने बना रखी हैं डॉर्मेट्री दुनिया भर की, इसमें लोग रहते हैं वर्कर वगैरह। ये सिस्टम है। ये बगल में नाला चल रहा है, बरसाती पानी इसमें इकट्ठा होता है और इसको फ़िल्टर करके फिर से घरों में भेज दिया जाता है पीने के लिए। बाकी का आप भाई पेड़ पौधे हरियाली देख रहे हो, मतलब पूरा ऐसा नहीं लग रहा कि इंडस्ट्रियल इलाका है भाई साहब। ऐसे रेजिडेंशियल इलाके भी नहीं होते इंडिया में भाई साहब, ऐसे रेजिडेंशियल इलाके भी नहीं होते। इतना ज़बरदस्त भाई पेड़ पौधे, साफ़ सफाई, हालांकि कुछ गंदगी तो पड़ी हुई है यहाँ पे, पर प्रॉपर मेंटेन करते हैं भाई, चाहे कोई भी इलाका हो, चाहे इंडस्ट्रियल इलाका हो, चाहे डोमेस्टिक इलाका हो, चाहे रेजिडेंशियल हो। और ये पूरा पैदल चलने के लिए पेडेस्ट्रियन बना रखा है। यहाँ से मेन रोड जाती है, आदमियों को यहाँ पे रोड पे चलने की ज़रूरत ही नहीं है, पेडेस्ट्रियन पे चलो।
तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही भाई। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर आपको ऐसे ही किसी बढ़िया से व्लॉग में। आपकी कोई क्वेरी हो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसकी चीज़ की जानकारी होगी तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।